बाइक्यूल्स। दिस इज चेष्णा एंड आज है अपना हन सीरीज का डे 5। अब तक अगर आपने पिछले 4 दिन नहीं देखे हैं जिसमें हमने एक पूरा चैप्टर यानी कि ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस को कवर कर लिया है, नोट्स पढ़ लिए, एनसीईआरटी पढ़ ली, पीवाईक्यू लगा लिए, तो अब तक अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है आप देख सकते हो। आज बात करेंगे नए चैप्टर की जिसका नाम है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो आपकी बॉडी के हर एक सेल को ऑक्सीजन चाहिए, कुछ इसेंशियल सब्सटेंसेस चाहिए, और साथ ही साथ सेल्स जब मेटाबॉलिज्म कर रही है मतलब सेल्स के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं उसकी वजह से कुछ वेस्ट प्रोड्यूस होता है जिस वेस्ट का रिमूव होना भी जरूरी है। मतलब इतनी बात तो साफ है कि ऐसा कोई मैकेनिज्म है जिसके थ्रू बॉडी के सेल्स के पास ये गैसेस इसेंशियल सब्सटेंसेस पहुंच रहे हैं और जो वेस्ट मटेरियल है वो एलिमिनेट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा कोई मैकेनिज्म तो है। अब यहाँ पर याद रखने की बात यह है कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऐसे डिफरेंट मैकेनिज्म्स इवॉल्व हुए हैं जिसके थ्रू इंपॉर्टेंट गैसेस यानी ऑक्सीजन वगैरह और सर्टेन इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, साथ ही साथ वेस्ट मटेरियल रिमूव हो रहा है। जैसे कि अगर मैं बिल्कुल सिंपल ऑर्गेनिजम्स की बात करूं, एनिमल किंगडम पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं, पढ़ लोगे, लेकिन अभी सुन लो। अगर मैं बिल्कुल सिंपल ऑर्गेनिजम्स की बात करूं जिनके पास कोई भी ऑर्गन सिस्टम वगैरह नहीं है, बॉडी उनकी बिल्कुल सिंपल है, टिश्यू से बनी हुई है ना, कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, जैसे कि स्पॉन्जेस और सीलेंट्रेट, इनमें ये गैसेस कैसे ट्रांसपोर्ट होती हैं? तो इनकी बॉडी में जब वाटर आता है, वाटर के साथ ये इसेंशियल सब्सटेंसेस और गैसेस अंदर आ जाती हैं, और जब वाटर इनकी बॉडी से बाहर जाता है तो क्या होता है, साथ में ही वेस्ट मटेरियल को लेते हुए जाता है। ठीक है, तो अगर मैं स्पॉन्जेस और सीलेंट्रेट्स की बात करूं तो यहाँ मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कौन करवा रहा है? तो वाटर करवा रहा है। लेकिन अगर मैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की बात करूं, जैसे हम लोग, हमारे पास अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स हैं, तो अगर मैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की बात करूं तो इनके पास फ्लूइड्स होते हैं इन सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अब ये फ्लूइड ब्लड भी हो सकता है और लिम्फ भी, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड है वो क्या है? ब्लड। उसके अलावा हम लिम्फ के बारे में भी पढ़ेंगे जो सर्टेन अदर सब्सटेंसेस की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। बस इतनी सी बात थी, 2 मिनट में अपनी इंट्रोडक्शन खत्म। इसी को फटाफट एनसीईआरटी से पढ़ेंगे और अपने मेन टॉपिक पे फटाफट से आएंगे बिना टाइम वेस्ट के। तो कह रहे हैं यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग सेल्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विद न्यूट्रिएंट्स, O2 एंड अदर इसेंशियल सब्सटेंसेस। जितने भी लिविंग सेल्स हैं उनके पास इन चीज़ों की सप्लाई होनी चाहिए। किन चीज़ों की? O2 की, न्यूट्रिएंट्स की और भी कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस की। ऑल्सो वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंसेस, जो भी वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं इनको भी कॉन्टिन्यूसली सेल से रिमूव होने की जरूरत है ताकि एक हेल्दी वे में फंक्शनिंग परफॉर्म हो। क्लियर है? इट इज देयरफॉर एसेंशियल टू हैव एफिशिएंट मैकेनिज्म्स फॉर द मूवमेंट ऑफ दीज सब्सटेंसेस टू द सेल एंड फ्रॉम द सेल। इसीलिए कोई तो ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जो सेल तक इंपॉर्टेंट यूजफुल गैसेस को, सब्सटेंसेस को पहुंचाए और साथ ही साथ सेल में से वेस्ट मटेरियल्स को एलिमिनेट भी करवाए। तो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स, डिफरेंट एनिमल्स के पास डिफरेंट मेथड है दिस ट्रांसपोर्टेशन के लिए। जैसे अगर मैं सिंपल ऑर्गेनिज्म स्पॉन्जेस और सीलेंट्रेट की बात करूं तो इनकी बॉडी में जब वाटर जाता है, वाटर ही सराउंडिंग से ये जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको ले जाता है, और जब वाटर बाहर आता है तो वेस्ट मटेरियल को रिमूव करवा देता है। लेकिन अगर मैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की बात करूं तो यहाँ पर कुछ स्पेशल फ्लूइड्स होते हैं जिनके थ्रू ये मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब ब्लड क्या है? ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड बाय मोस्ट हायर ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग अस यानी कि ह्यूमन बींग्स। इसके अलावा लिम्फ भी एक बॉडी फ्लूइड है जो कुछ और सब्सटेंसेस की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। इतनी सी बात थी। अब आज के लेक्चर में हम ब्लड को अच्छी तरह से पढ़ डालेंगे। तो देखो ब्लड क्या है? ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू क्यों? देखो जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं ना, इनमें कुछ फाइबर्स जैसे कि इलास्टिन वगैरह प्रेजेंट होते हैं। अब ब्लड भी है तो कनेक्टिव टिश्यू, पर इसमें ये फाइबर्स प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, तो ब्लड क्या है? स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड में एक फ्लूइड पार्ट होगा और एक होगा सेल्स, मतलब फ्लूइड पार्ट होगा और बीच में तैर रहे होंगे सेल्स। तो फ्लूइड पार्ट कितना होगा? जब हम ब्लड की सेंट्रीफ्यूगेशन करवाते हैं ना तो हमें पता है जो यहाँ पर फ्लूइड पार्ट है जिसको हम बेसिकली प्लाज्मा बोल रहे हैं, ये लगभग 55% होता है, और बाकी होते हैं सेल्स यानी कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो कि 45% होते हैं। तो पहले बात करेंगे फ्लूइड की और उसके बाद बात करेंगे हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स की। तो देखो फ्लूइड क्या है? प्लाज्मा को ही हम फ्लूइड बोल रहे हैं, मतलब फ्लूइड को ही हम प्लाज्मा बोल रहे हैं। ब्लड का 55% ये प्लाज्मा। कलर इसका स्ट्रो येलो होता है, मतलब पेल येलो, लाइट सा येलो कह सकते हैं हम।
मतलब अलग सा ही येलो होता है ये, जैसे स्ट्रो हम देखते हैं ना, भूसा देखते हैं जो हम खेतों में, येलो सा ब्राउनिश सा, उस कलर। ठीक है, ये विस्कस फ्लूइड है। उसके अलावा देखो ब्लड का 55% क्या बनाता है, प्लाज्मा बनाता है। तो ब्लड में 55% प्लाज्मा है, तो मैम प्लाज्मा में भी अंदर कुछ होगा। तो प्लाज्मा 90 से 92% क्या है, खुद में वाटर है। मतलब ब्लड का 55% प्लाज्मा, प्लाज्मा का 90 से 92% वाटर। तो मैम बाकी 8% चीजें क्या हैं, तो बाकी यहाँ पर मिलते हैं प्रोटीन्स, 6 से 8% प्रोटीन्स। और यही बात खत्म नहीं होती है, बिल्कुल थोड़े से अमाउंट में, ट्रेस अमाउंट में यहाँ ब्लड के अंदर आयंस भी मिलते हैं, जैसे कि सोडियम आयंस, कैल्शियम आयंस, मैग्नीशियम आयन, क्लोराइड आयंस, बाइकार्बोनेट आयंस। उसके अलावा ब्लड में ही तैरते हुए, घूमते फिरते, नाचते गाते मिल जाएंगे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और लिपिड्स। ठीक है, अब वाटर में तो क्या ही पढ़ोगे, ये पढ़ोगे कि वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है ना। तो वाटर में तो कुछ बनना ही नहीं है, वाटर है, बात खत्म। लेकिन प्रोटीन्स, यहाँ पर कुछ टाइप्स के प्रोटीन्स मिलते हैं, जैसे कि फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन क्या करवाता है, ब्लड की क्लोटिंग करवाता है। कभी आपने देखा होगा, आपको कहीं पर चोट लग जाए, थोड़ी देर बाद वहां ब्लड जम जाता है, क्लोट हो जाता है ना। तो इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है, इसके पीछे एक प्रोटीन, वैसे सिर्फ एक प्रोटीन नहीं, काफी सारे प्रोटीन्स होते हैं जो कि सीरीज में काम करते हैं, कैस्केड मैनर में काम करते हैं। आगे तुम इसको पढ़ोगे, ठीक है। और ये सब मिलकर क्या करते हैं, क्लोटिंग करवाते हैं। तो फिब्रिनोजन क्या करवा रहा है, ब्लड की क्लोटिंग करवा रहा है। डन है, फिब्रिनोजन और फैक्टर्स के साथ मिलकर ब्लड की क्लोटिंग करवाता है। उसके बाद ग्लोब्यूलिन, देखो आप ना पढ़ते हो अल्फा, बीटा, गामा ग्लोब्यूलिन, फर्दर बड़ी क्लासेस में पढ़ते हो। इसमें से आप देखते हो कि जो गामा ग्लोब्यूलिन्स है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं ग्लोब्यूलिन्स जो ब्लड में प्रेजेंट है, इनका काम है इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करना, क्योंकि अगर एंटीबॉडीज बनेंगी तो एंटीबॉडीज क्या करेंगी, हमारा इम्यून सिस्टम को ही तो एक्टिवेट करेंगी ना। उसके अलावा यहाँ मिलते हैं एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक बैलेंस बनाकर रखता है, यानी बॉडी के अंदर वाटर और आयंस की कंसंट्रेशन को मेंटेन कर रखता है। डन है, ऑस्मोलैरिटी मेंटेन कर रखता है। अब देखो, अगर मैं ब्लड में से फॉर्म्ड एलिमेंट्स निकाल दूं, यानी अगर मैं ब्लड में से ये 45% पार्ट, ये सेल्स निकाल दूं, सेल्स होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, इनको निकाल दूं, तो मेरे पास बचेगा क्या, जो बचेगा 55% पार्ट बचेगा, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। लेकिन ये नीट का पीवाईक्यू है, ध्यान से इसको देख लो। अगर मैं प्लाज्मा में से क्लोटिंग फैक्टर ही निकाल दूं तो क्या बचेगा, अगर मैं प्लाज्मा में से क्लोटिंग फैक्टर यानी फिब्रिनोजन निकाल देती हूं तो बचेगा सिरम। क्लियर है, तो चलिए इसको एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, फिर आगे चलते हैं। ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें फ्लूइड पार्ट है जिसको हम बोल रहे हैं प्लाज्मा, और फॉर्म्ड एलिमेंट है। प्लाज्मा स्ट्रो कलर का है, विस्कस फ्लूइड है, 50% ब्लड का पार्ट क्या है, प्लाज्मा। इसमें 90 से 92% प्लाज्मा, 55% प्लाज्मा, ब्लड का 55% प्लाज्मा, और उसका भी 90 से 92% वाटर। प्रोटीन्स यहाँ पर 6 से 8% होंगे, फिब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन मेजर प्रोटीन्स हैं। फिब्रिनोजन क्लोटिंग करवा रहे हैं, यानी ब्लड की कोएगुलेशन करवा रहे हैं। ग्लोब्यूलिन्स डिफेंस मैकेनिज्म, क्योंकि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रहे हैं। एल्ब्यूमिन्स बॉडी में ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन कर रख रहे हैं। प्लाज्मा में स्मॉल अमाउंट्स में मिनरल्स जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट और क्लोराइड आयंस मिलेंगे। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और लिपिड्स भी यहाँ पर तैरते हुए दिख जाएंगे। उसके अलावा कुछ फैक्टर्स या कुछ फैक्टर्स और भी प्रेजेंट होते हैं जो ब्लड की क्लोटिंग करवाते हैं। अगर प्लाज्मा में से मैं इन क्लोटिंग फैक्टर्स को माइनस कर दूं तो जो आंसर बचेगा, मेरे पास जो चीज बचेगी वो होगा सीरम, और ये नीट का पीवाईक्यू। डन। देखो हमने ये वाला पोर्शन 5 मिनट के अंदर कर लिया, फ्लूइड वाला। अब बात करेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट की। फॉर्म्ड एलिमेंट मतलब ब्लड में पाए जाने वाले सेल्स। तो मैं आपको बता दूं, ब्लड में 3 तरह के सेल्स बनते हैं, ठीक है। एक तो रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसी, एक डब्ल्यू ब्लड सेल्स यानी कि डब्ल्यू ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि डब्ल्यूबीसी, और साथ ही साथ प्लेटलेट। तो सबसे पहले देखो हमने बोला फॉर्म्ड एलिमेंट में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब आरबीसीज की बात करें, आरबीसीज को एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, डब्ल्यूबीसीज को ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, और प्लेटलेट्स को तो हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। अब ये कितने मिलते हैं, सेल्स हैं तो सेल्स के तो नंबर हम काउंट कर सकते हैं ना। तो सेल्स हैं, ये कितने मिलते हैं, इनका कितना अमाउंट होता है बॉडी में, है ना। और सबसे ज्यादा कौन से सेल्स मिलते हैं, तो आरबीसी सबसे ज्यादा इन फॉर्म्ड एलिमेंट में। इन तीनों में से बात करें, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और थ्रोम्बोसाइट्स यानी प्लेटलेट्स में से, तो आरबीसी सबसे ज्यादा, फिर प्लेटलेट्स, और फिर मिलते हैं हमें डब्ल्यूबीसी। अब आरबीसीज कितने हैं, अगर आप
आप 1 mm³ ब्लड लोगे, ठीक है, तो उसमें आपको कितने आरबीसीज मिल जाएंगे? लगभग 5 से 5.5 मिलियन। पूरी बॉडी के ब्लड में नहीं, पर mm³ ब्लड में कितने मिलेंगे? 5 से 5.5 मिलियन मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद WBCs की बात करें तो इतने ही ब्लड में ये 6 से 8 हज़ार मिल जाएंगे, और प्लेटलेट्स की बात करें तो 1.5 से 3.5 लाख के करीब मिल जाएंगे। प्लेटलेट्स का तो सबको पता ही होगा, क्योंकि कभी ब्लड टेस्ट करवाओ, ये तो जब से डेंगू वगैरह कॉमन हुआ है कुछ सालों से सबको ही पता है कि प्लेटलेट्स क्या है और इनका नंबर लगभग कितना होता है, लैक्स में होता है, सबको पता है, ठीक है। अब क्या ये अमर है? ये सेल्स अमर है? यहाँ पर सेल डिवीजन की नीड नहीं है, नए सेल्स नहीं बनते, नहीं। आरबीसीज का लाइफ स्पैन होता है 120 दिन का, इसके बाद ये डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं स्प्लीन में जाकर, इसलिए स्प्लीन को हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी बोलते हैं। WBCs का जो लाइफ स्पैन होता है ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, ठीक है। लाइफ स्पैन हमें एनसीईआरटी ने एग्जैक्ट नहीं बताया, तो हमें भी अलग से उसको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी है, एनसीईआरटी को ही पहले ढंग से कवर करना। तो देखो एक एक कर इनके बारे में बात करेंगे, लास्ट में कुछ एमसीक्यूज को हम लगा लेंगे। सबसे पहले बोल रहे हैं आरबीसीज यानी कि एरिथ्रोसाइट्स। तो सॉरी, बॉडी में मिलने वाले सबसे अबंडेंट में सेल, ब्लड में पाए जाने वाले सबसे अबंडेंट में जो सेल होते हैं वो आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं। कहाँ बनते हैं? ये बनते हैं रेड बोन मैरो में, बाय कनकेव शेप के होते हैं, और इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। तो क्या अब इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं है तो क्या ये नॉन लिविंग सेल है? न्यूक्लियस नहीं है, साइटोप्लाज्म तो है ना, बाकी सारी जितने भी सेलुलर रिएक्शंस वगैरह हैं वो तो परफॉर्म हो रही है ना, तो ये लिविंग सेल्स हैं। इनके पास न्यूक्लियस नहीं है, डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस यानी ई न्यूक्लिएटेड, और 120 दिन का लाइफ स्पैन है, तो उसके बाद डिस्ट्रॉयड हो जाती है। डिस्ट्रॉयड कहाँ होती है? स्प्लीन में, इसलिए स्प्लीन को हम बोलते हैं ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। अब आरबीसी रेड कलर की होती है क्योंकि इसमें एक रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है जिसको हम हेमोग्लोबिन बोलते हैं। हेमोग्लोबिन क्या है? रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है जो कि क्या कर रहा है? गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन करवा रहा है। पिछले चैप्टर में इसको डिटेल में आप पढ़कर आए हो। 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम हेमोग्लोबिन होता है। हेमोग्लोबिन ना एक कॉम्प्लेक्स क्वाटनरी प्रोटीन है, ये आप बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में भी पढ़ते हो। इसमें आपको क्या मिल जाएंगी? 4 चेन्स मिल जाएंगी, 2 अल्फा चेन, 2 बीटा चेन, ठीक है। और हेमोग्लोबिन हमें पता है कि आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है। हेमोग्लोबिन हमें पता है कि आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, यानी यहाँ पर Fe2 पॉजिटिव आयंस मिल जाएंगे। तो इसको फटाफट से हम एनसीईआरटी में रीड करेंगे। एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है? हम बात कर रहे हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स यानी कि हम सेल्स की बात कर रहे हैं। सेल्स की बात कर रहे हैं मतलब कि हम एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स की बात करें, ये तीनों मिलकर क्या बना देंगे? फॉर्म्ड एलिमेंट्स बना देंगे। और कितने होंगे ये ब्लड में? तो लगभग हमने बात की 55% क्या है? प्लाज्मा। तो बचा हुआ 45% क्या होगा? फॉर्म्ड एलिमेंट्स होगा, जिसमें से सबसे पहले हमने बात की है एरिथ्रोसाइट्स की यानी कि आरबीसीज की। तो फटाफट से एनसीईआरटी में पहले आरबीसीज को पढ़ेंगे। एरिथ्रोसाइट्स, आरबीसीज मोस्ट अबंडेंट है, ठीक है। अडल्ट ह्यूमंस में देखें, अडल्ट मैन में देखें तो पर mm क्यूबिक ब्लड में हमें 5 से 5.5 मिलियन आरबीसीज मिल जाते हैं, ठीक है। कहाँ बनेंगे? फॉर्म्ड कहाँ पर होंगे? तो ये फॉर्म्ड होंगे रेड बोन मैरो में। इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा, मतलब ये डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस है, यानी कि ये ई न्यूक्लिएटेड है। मैमल्स के केस में आरबीसीज क्या है? ई न्यूक्लिएटेड है, बाय कनकेव है, रेड कलर के है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है इनके अंदर, हेमोग्लोबिन, और इसी हेमोग्लोबिन की वजह से ये रेड कलर के। अगर एक हेल्दी इंडिविजुअल की बात करूं तो 100 ml ब्लड में लगभग कितना मिल जाएगा? 12 से 16 ग्राम हेमोग्लोबिन हमें मिल जाएगा। कभी HB टेस्ट करवाया होगा तो पता होगा 12 से 16 की रेंज में जो हेमोग्लोबिन होता है वो नॉर्मल अमाउंट होता है, उससे कम हो तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है। क्लियर है? उसके बाद हम कर रहे हैं कि हेमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है। तो ये क्या करवाता है? ये गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन करवाता है। अब ये अमर तो है नहीं, तो इनका एक प्रॉपर लाइफ स्पैन है और वो लाइफ स्पैन है 120 डेज का। इसके बाद ये डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं स्प्लीन में, इसलिए स्प्लीन को हम बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। डन है। सेकेंड टाइप के जो एलिमेंट्स हमने पढ़ने हैं वो हमने पढ़ने हैं WBCs यानी कि ल्यूकोसाइट्स। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, 7-8 मिनट, उसके बाद अपना बिल्कुल 5-7 मिनट का ही काम रह जाएगा, तो आराम से इसको सुनो। तो देखो, जैसे हमने कहा आरबीसीज रेड कलर के हैं क्योंकि उनके अंदर हेमोग्लोबिन प्रेजेंट है, बट WBCs क्या है? WBCs है हमारे पास कलरलेस क्योंकि यहाँ पर हेमोग्लोबिन एब्सेंट है। आरबीसीज ई न्यूक्लिएटेड थे, डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस है, पर यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा यानी ये न्यूक्लिएटेड होंगे।
उनका लाइफ स्पैन 120 डेज का था। यहाँ डेज आपको याद नहीं रखना, पर ये याद रखना है ये शॉर्ट लिव्ड है। अब WBCs जो होते हैं ना, ये दो तरह के होते हैं। एक होता है अपने पास ग्रेन्युलोसाइट और दूसरे हैं अग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट्स में भी आगे इतनी जल्दी आपका काम खत्म नहीं होगा। ग्रेन्युलोसाइट्स में भी आगे क्लासिफिकेशन है। वो क्लासिफिकेशन क्या है? ग्रेन्युलोसाइट्स 3 तरह के हैं, न्यूट्रोफिल्स, एजोनोफिल्स और बेसोफिल। कैसे याद रखोगे? किसी डब्बे में आप ग्रेन को फिल करते हो, है ना, तो जिनके पीछे फिल आ जाए वो क्या है? ग्रेन्युलोसाइट, और बाकी क्या है? अग्रेन्युलोसाइट। तो न्यूट्रोफिल्स, इजनोफिल्स और बेसोफिल्स क्या है? ग्रेन्युलोसाइट्स। जैसे कि उसके अलावा अग्रेन्युलोसाइट्स क्या होंगे? मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। इनका आपको याद रखना है। कैसे याद रखोगे? जो सबसे अबंडेंट है, सबसे अबंडेंट WBCs में सबसे अबंडेंट है वो है न्यूट्रोफिल। कितने होंगे? 60 से 65%। जो सबसे लीस्ट है, सबसे लीस्ट जो होंगे वो होंगे बेसोफिल, सिर्फ 0.5 से 1%। तो न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा, उसके बाद लिम्फोसाइट्स मिलते हैं हमें 20 से 25%, मोनोसाइट्स मिलते हैं 6 से 8%, एजनोफिल्स मिलते हैं 2 से 3% और बेसोफिल्स मिलते हैं 0.5 से 1%। डन है। तो न्यूट्रोफिल्स क्या है? मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल WBCs। इनका फंक्शन फैगोसाइटिक है। फैगोसाइटिक मतलब जब भी कोई ऐसा एलिमेंट पैथोजन वगैरह बॉडी के अंदर आ जाएगा जिसको बॉडी नहीं जानती है, मतलब फॉरेन पैथोजन वगैरह जिससे बॉडी को खतरा हो सकता है, तो ये उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, इसीलिए इसको हम फेगोसाइटिक बोल रहे हैं। तो याद रखेंगे न्यूट्रोफिल फेगोसाइटिक है। इसके अलावा मोनोसाइट्स भी आप पढ़ते हो, वो भी फेगोसाइटिक है। इजनोफिल्स क्या है? 2 से 3%। बेसिकली जो एसिडिक डाई से स्टेन हो जाए उनको हम इजनोफिल्स बोलते हैं। ये इन्फेक्शन से बचाते हैं। मेनली इनका रोल होता है एलर्जिक रिएक्शंस में। बेसोफिल्स सबसे लीस्ट, जो बेसिक डाई से स्टेन हो जाए, और इनका काम क्या है? ये इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में इन्वॉल्व है। नीट का PYQ बहुत इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो बेसोफिल्स हैं ये क्या सीक्रेट कर रहे हैं? ये हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपैरिन को सीक्रेट कर रहे हैं। आगे क्वेश्चंस में भी ये देखोगे, मैंने पहले ही तुम्हें आंसर बता दिया। फिर हम पढ़ते हैं लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स कितने होंगे? 20 से 25%। देखो तुम +2 में, अगर तुम ड्रॉपर हो तो पढ़ चुके होगे, नहीं तो आगे पढ़ोगे। +2 में ह्यूमन हेल्थ और डिसीज में इम्यूनिटी के टाइप पढ़ोगे। एक होती है इनेट इम्यूनिटी, इनेट मतलब जो बाय बर्थ इम्यूनिटी प्रेजेंट है, और एक होती है एक्वायर्ड। तो ये जो लिम्फोसाइट्स हैं, B लिम्फोसाइट, T लिम्फोसाइट्स, ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट है। ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो लिम्फोसाइट्स का काम बेसिकली ये है कि ये इम्यून रिस्पॉन्स में काम करते हैं। 2 टाइप के होते हैं, B लिम्फोसाइट्स, T लिम्फोसाइट्स। उसके बाद देख लो मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स 6 से 8% और इनका नेचर भी क्या है? फैगोसाइटिक है। इसी को फटाफट हम NCERT में रीड करके काम खत्म करेंगे। इसके बाद बस 10 मिनट हम MCQ लगाएंगे। आज की क्लास थोड़ी सी छोटी रहेगी, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, अपना स्कोर जरूर बताना है MCQ का। तो देखो हमें पता है ल्यूकोसाइट्स को हम WBCs बोल रहे हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स। कलरलेस है क्योंकि हेमोग्लोबिन नहीं है। न्यूक्लिएटेड है, RBCs तो ही न्यूक्लिएटेड थी। वो पर mm क्यूबिक ब्लड में 5 से 5.5 मिलियन मिल रही थी, ये 6 से 8,000। वो उसका लाइफ स्पैन 120 डेज का था, ये शॉर्ट लिव्ड है। 2 तरह की मिलेगी, ग्रेन्युलोसाइट्स और ग्रेन्युलोसाइट्स। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल्स, इजनोफिल्स और बेसोफिल्स ग्रेन्युलोसाइट्स के टाइप है, और लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स अग्रेन्युलोसाइट्स के टाइप है। न्यूट्रोफिल्स की बात करोगे तो न्यूट्रोफिल्स मोस्ट अबंडेंट है, लगभग 60 से 65% टोटल WBC के। और बेसोफिल्स की बात करोगे तो ये तो लीस्ट है, 0.5 से 1% ही मिलेंगे। ठीक है, फैगोसाइटिक नेचर इनमें से किसका होगा? तो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स का होगा। मोनोसाइट्स कितने मिलेंगे? 6 to 8%। ये आपको याद करना है कि सबसे ज्यादा हमें क्या मिल रहे हैं? न्यूट्रोफिल्स, फिर लिम्फोसाइट्स, फिर मोनोसाइट्स, फिर इजनोफिल, और लीस्ट है हमारे पास बेसोफिल। ये याद करना है इसका सीक्वेंस, किसी भी हाल में 4 बार 5 बार लिखो, ये याद हो जाएगा। फिर देखो बेसोफिल्स क्या सीक्रेट कर रहे हैं? तो बेसोफिल्स सीक्रेट कर रहे हैं हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपैरिन। इजनोफिल्स 2 से 3% हो गए, इन्फेक्शन को रेजिस्ट कर रहे हैं और एलर्जिक रिएक्शंस में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फिर लिम्फोसाइट्स 20 से 25%, B और T लिम्फोसाइट्स इसका एग्जांपल है, और ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में हेल्प कर रहे हैं, इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प कर रहे हैं। लास्ट हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर? लास्ट कुछ नहीं, मोनोसाइट्स भी हमने पढ़ लिया। तो ये देखो, ये आप देख सकते हो, ये RBC है, बीच में हमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं दिख रहा, मतलब ये न्यूक्लिएटेड है। फिर प्लेटलेट्स के बारे में अभी हमने पढ़ना है। उसके अलावा इजनोफिल्स, देखो इनका ये न्यूक्लियस बीच में ध्यान से देख लो, इनकी ये शेप ध्यान से देख लो, ये इजनोफिल्स है। ये बेसोफिल्स है, जो बेसिक डाई से स्टेन हो जाए, ब्लूइश कलर की स्टेन होती है ये। ठीक है, फिर न्यूट्रोफिल्स में देखो जो सबसे अबंडेंट है, कितने सारे ऐसे लोब्स मिल रहे हैं। मोनोसाइट्स 6 से 8%,
फेगोसाइटिक इन नेचर है, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। डन हो गया। लास्ट हम यहाँ पर पढ़ेंगे थ्रोम्बोसाइट्स यानी प्लेटलेट्स। देखो थ्रोम्बोसाइट्स और प्लेटलेट्स अपने आप में सेल्स नहीं है, एक सेल्स होती हैं जो कि बोन मैरो में प्रोड्यूस होती हैं, उन सेल्स का नाम होता है मेगा कैरियोसाइट्स। तो ये मेगा कैरियोसाइट्स के टुकड़े ही आगे जाकर क्या बनाते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स यानी कि प्लेटलेट्स बनाते हैं। और नीडलेस टू से इसका काम क्या है, क्लोटिंग में, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में। तो इन एनी केस अगर थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स का नंबर रिड्यूस हो जाए, नंबर डिक्रीज हो जाए, तो क्लोटिंग में दिक्कत होगी यानी क्लोटिंग डिसऑर्डर हो जाएगा। इसी को फटाफट से पढ़ते हैं, उसके बाद करेंगे एमसीक्यू और क्लास खत्म। तो अपनी अटेंडेंस लगाना नहीं भूलना है और साथ ही साथ अपना स्कोर जरूर लिखना है, ठीक है। तो देखो प्लेटलेट्स हम बोल रहे हैं थ्रोम्बोसाइट्स को, ठीक है। ये फ्रेगमेंट्स है मेगा कैरियोसाइट्स की। मेगा कैरियोसाइट्स स्पेशल सेल्स हैं जो कि बोन मैरो में प्रोड्यूस हो रही है। नंबर कितना होगा, तो 1.5 से 3.5 लाख होगा। प्लेटलेट्स वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं जो ब्लड की क्लोटिंग यानी कोएगुलेशन में हेल्प करते हैं, और अगर इनका नंबर डिक्रीज हो जाए तो क्लोटिंग डिसऑर्डर हो जाएगा। आज हमने इतना ही करना था, इसके आगे हम कल करेंगे क्योंकि 4 दिन में हमने एक चैप्टर को खत्म करना है। तो हमने ये नोट्स भी पढ़ लिए, एनसीईआरटी भी पढ़ ली। अब फटाफट से कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, आप स्क्रीन को पॉज करोगे, इन क्वेश्चंस का आंसर पहले अपनी नोटबुक पे लिखोगे, उसके बाद चेक करोगे और स्कोर जरूर बताना है अपना, ठीक है। तो देखो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, अ डिक्रीज इन प्लाज्मा एल्ब्यूमिन लेवल इज लाइकली टू अफेक्ट क्लॉट फॉर्मेशन, ऑक्सीजनेशन ऑफ हेमोग्लोबिन, ऑस्मोटिक बैलेंस और इम्यून सिस्टम। अब आपको पता है, आपने पढ़ा प्लाज्मा में 6 से 8% प्रोटीन है, इसमें से एक प्रोटीन आपने एल्ब्यूमिन पढ़ा। एल्ब्यूमिन क्या कर रहा था, ऑस्मोटिक बैलेंस बना रहा था। क्लियर है ये। अगर फिब्रिनोजेन की बात करोगे, वो क्या कर रहा था, क्लॉट फॉर्मेशन करवा रहा था, ठीक है। उसके अलावा आप क्या पढ़ते हो, एल्ब्यूमिन पढ़ते हो, फिब्रिनोजेन पढ़ते हो और ग्लोब्यूलिन क्या कर रहा था, इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करवा रहा था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, सीरम डिफर्स फ्रॉम ब्लड। एक्चुअली में यहां पर लिखना चाहिए था सीरम डिफर्स फ्रॉम प्लाज्मा। प्लाज्मा से सीरम डिफर कैसे करेगा, क्या नहीं होगा, क्या ग्लोब्यूलिन्स नहीं होंगे, एल्ब्यूमिन्स नहीं होंगे, एंटीबॉडीज नहीं होगी या क्लोटिंग फैक्टर नहीं होगा। तो मैंने अभी बताया, नीट का प्रीवियस ईयर था, सीरम माइनस प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर। तो प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर क्या हो जाता है, सीरम। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, आंसर नंबर 3। उसके बाद अपना थर्ड क्वेश्चन है आज का, नेम द ब्लड सेल्स हुज रिडक्शन इन नंबर कैन कॉज क्लॉटिंग डिसऑर्डर। अभी पढ़ा जस्ट हमने, अगर प्लेटलेट्स यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स का नंबर डिक्रीज हो जाए तो क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाएगा। आज का अपना फोर्थ क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें लिखा है प्लाज्मा इज इक्वल टू ब्लड माइनस लिम्फोसाइट। अगर आप ब्लड में से लिम्फोसाइट्स को माइनस कर दोगे तो प्लाज्मा होगा, ये तो गलत है, सीधी सी बात है। सीरम ब्लड प्लस फिब्रिनोजेन, ये भी गलत है, आपको पता होना चाहिए क्यों गलत है, हमने ऊपर अभी पढ़ा। फिर लिखा है लिम्फ इज इक्वल टू प्लाज्मा प्लस डब्ल्यूबीसी प्लस आरबीसी, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। फिर लिखा है ब्लड इज इक्वल टू प्लाज्मा प्लस डब्ल्यूबीसी प्लस आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी प्लस प्लेटलेट। तो देखो ब्लड क्या होता है, प्लाज्मा 55% और साथ में फॉर्म्ड एलिमेंट 45%, और फॉर्म्ड एलिमेंट मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो अपना ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, द कंपोनेंट ऑफ ब्लड विच प्रिवेंट्स इट्स कोएगुलेशन। ऐसा अभी ऊपर भी पढ़ा, ठीक है, तो नहीं मतलब ये तो अभी हम पढ़ेंगे। तो देखो ये पूछा हुआ है, कंपोनेंट ऑफ ब्लड विच प्रिवेंट्स कोएगुलेशन, जो ब्लड की क्लोटिंग ना होने दे, वो क्या होता है, ये मैं आपको बता दूं, हिपैरिन होता है। ऊपर हमने पढ़ा ना, जो बेसोफिल्स हैं वो हिपैरिन, सेरोटोनिन और हिस्टामिन प्रोड्यूस करते हैं। तो सेरोटोनिन और हिस्टामिन तो एलर्जिक रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। हिपैरिन एक एंटी कोएगुलेंट है, ब्लड की कोएगुलेशन नहीं होने देता, ब्लड को जमने नहीं देता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सिक्स क्वेश्चन है, देखो मैंने ऊपर कहा था ये डायग्राम्स को ध्यान से देखना। तो ये हमें किसका डायग्राम दिया हुआ है, एक बार से दोबारा इसको देख लो तो मैं रिवाइज हो जाएगा। ये देखो, ये सारे डायग्राम्स देखो, उसके बाद इसका आंसर दो। कहाँ गए डायग्राम्स, ये रहे। देखो मैंने कहा था ना जिसमें ऐसी बहुत सारी लोब्स मिल रही हैं, वो क्या है, न्यूट्रोफिल्स है। तो ये जो डायग्राम अपने पास दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है न्यूट्रोफिल्स का। और न्यूट्रोफिल्स का फंक्शन क्या है, ये फेगोसाइटिक सेल्स होती हैं जो कि फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को, एलिमेंट्स को एनगल्फ कर लेगी। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आज का अपना 7th क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन हेमोग्लोबिन। आयरन हेमोग्लोबिन में किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है, तो ये Fe2 पॉजिटिव की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। 8th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन ऑर्गन्स इज कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज, मतलब जहां आरबीसीज जाकर डिस्ट्रॉय हो रही है। तो ये क्या है, ये अपने पास स्प्लीन। 8 क्वेश्चन हो गए। 9th क्वेश्चन है, हेमोग्लोबिन क्या है,
हेमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन, कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन करवा रहा है, तो लिखा हुआ है ऑक्सीजन कैरियर इन ह्यूमन ब्लड, सही बात है, फिर भी आगे पढ़ेंगे। प्रोटीन, प्रोटीन तो है क्या, ये फूड सप्लीमेंट की तरह यूज होता नहीं। ऑक्सीजन स्क्वेंजर नहीं, प्लांट प्रोटीन नहीं, तो क्या हो गया अपने पास, आंसर हो गया 1। आज का 10 क्वेश्चन है, थोड़े से ही क्वेश्चन हो रहा है, 3-4 मिनट और लगेंगे। आज का 10 क्वेश्चन है सीरम इज, सीरम क्या है, अगर ब्लड में से कॉर्पसल्स को, सेल्स को माइनस कर दो, नहीं वो तो प्लाज्मा हो जाता है, वो कह रहा है ब्लड में से कॉर्पसल्स को माइनस कर दो, प्लाज्मा हो गया, और इसमें से फिर क्लोटिंग फैक्टर्स को माइनस कर दो, तो ये तो ठीक है, ये सीरम ही होगा। फिर डायरेक्ट कह रहा है प्लाज्मा में से क्लोटिंग फैक्टर्स को माइनस कर दो, तो ऑप्शन 2 और 3 दोनों करेक्ट है, सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। उसके बाद 11th क्वेश्चन है, मैच इट करना है। फिब्रिनोजेन क्या कर रहे हैं, ये क्लोटिंग करवा रहे हैं। ग्लोबुलिन डिफेंस और एल्ब्यूमिन क्या है, ऑस्मोटिक बैलेंस, इसको मैच कर लेना, ठीक है। 12th क्वेश्चन, द ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज इज टेकन केयर बाय विच ब्लड कंपोनेंट, कौन है जो रेस्पिरेटरी गैसेज का ट्रांसपोर्टेशन करवा रहा है, तो वो आरबीसीज होते हैं। आरबीसीज में हेमोग्लोबिन प्रेजेंट है और हेमोग्लोबिन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज को करवाता है। आज का अपना 13th क्वेश्चन है, ल्यूकोसाइड्स, ल्यूकोसाइड्स क्या होते हैं, ये कलरलेस होते हैं, क्या ये ई न्यूक्लिएटेड है, नहीं, ये कलर्ड है, नहीं, क्या ये कलरलेस है, क्या ये न्यूक्लिएटेड है, सही, तो ऑप्शन 3 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आज का अपना 14th क्वेश्चन, करेक्ट ऑर्डर में लगाओ इनकी अबंडेंस के हिसाब से, तो हमें पता है आरबीसीज तो मिलियंस में मिल रही है, फिर प्लेटलेट हमें लैक्स में मिल रहे हैं, और उसके बाद डब्ल्यूबीसी हमें क्या मिल रहे हैं, इससे कम यानी कि थाउजेंड्स में मिल रहे हैं, तो सीक्वेंस होगा आरबीसीज, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसीज। आज का अपना 15th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल विल प्ले अ रोल इन रेसिस्टेंस ऑफ इन्फेक्शन एंड एलर्जिक रिएक्शन, इन्फेक्शन से हमें कौन बचाता है, ऊपर भी आप पढ़कर आए हो, क्या वो लिम्फोसाइट्स हैं, क्या वो न्यूट्रोफिल्स हैं, क्या वो इजनोफिल्स हैं, क्या वो बेसोफिल्स हैं, ऊपर आप ये पढ़कर आए हो, इसका आंसर आप ही दोगे, ठीक है, डन है। आगे चलते हैं। हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हिपैरिन आर सीक्रेटेड बाय, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपैरिन कौन सीक्रेट कर रहा है, बेसोफिल सीक्रेट कर रहा है, डन हो गया। आगे चलते हैं। 17th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल और सेल्स विल प्ले रोल इन फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस कौन करते हैं, जो मोस्ट अबंडेंट सेल्स यानी कि न्यूट्रोफिल्स, और साथ में जो 6 से 8% मिल रहे हैं यानी कि मोनोसाइट, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 और 2। फिर हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हिपैरिन, ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपैरिन कौन सीक्रेट करता है, बेसोफिल। तो अपना एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 17 में से अपना स्कोर बताओगे, और ये जो एक क्वेश्चन मैंने कहा है इसका आंसर आप खुद बताओगे, और नहीं बता पाओगे तो बता देना, मैं कमेंट सेक्शन में इसका सही आंसर लिख दूंगी। तो आज के लिए इतना ही। आपको पता है हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है, जिसके थ्रू हम आपकी रूटीन के बेसिस पे आपका डेली का टारगेट और प्लान कस्टमाइज करते हैं। बहुत थोड़ी सी सीट्स लेफ्ट है, तो मेक श्योर कि आप उसको एनरोल कर लो। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि उसमें डेली हम एमसीक्यूज को पोस्ट करते हैं। इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कर लेंगे, लिंक मैं सारे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, नोट्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू, कल मिलते हैं